नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी दोस्तों के लिए हमारी तरफ से राम राम। दोस्तों, आज से हम स्टार्ट करेंगे राजस्थान का इतिहास। राजस्थान के इतिहास को आप एक कहानी के तौर पर याद करिएगा। आप सभी भाई बहन अपने नोट्स बनाइएगा और जिस भी भाई बहन को ये राजस्थान की जीके से संबंधित अपने हस्तलिखित नोट्स की ज़रूरत हो तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए, सर मुझे ये नोट्सों की ज़रूरत है। ये नोट्स मैंने बहुत ही मेहनत के साथ में आप लोगों के लिए बताए हैं और बनाए हैं, ठीक है। और आप लोग यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपने जो नोट्सों के कंफ्यूज हैं वो भी आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। डेली आप लोग रेगुलर राजस्थान जीके की 9 बजे क्लास लीजिएगा। आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ही नहीं बल्कि एसटीसी के लिए 450 से ज़्यादा नंबर आपको दिवाने की ये कोशिश करेंगे। राजस्थान जीके में बच्चे बहुत ज़्यादा पिछड़ जाते हैं और इसी मकसद को ध्यान में रखते हुए आज हम स्टार्ट करते हैं, शुभारंभ करते हैं राजस्थान का इतिहास। दोस्तों, राजस्थान के इतिहास की बात करते हैं तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे मेवाड़ के इतिहास के बारे में। मेवाड़ में कौन कौन से वंश आए थे उन सब के बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। एक भी क्वेश्चन परीक्षा में यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, ये मैं आपकी गारंटी लेता हूँ। राजस्थान बीएसटीसी पीटीटी के अतिरिक्त चाहे वो रीट की एग्ज़ाम हो, चाहे कोई भी स्टेट एग्ज़ाम पटवारी वगैरह का हो, सबके लिए राजस्थान जीके में यहाँ से बाहर क्वेश्चन एक भी नहीं जाता है, ये मेरा आपसे वादा है। चलिए शुरू करते हैं आज हम अपने मेवाड़ के इतिहास को। सबसे पहले अगर हम बात करें मेवाड़ के इतिहास की तो मेवाड़ को कई नामों से जाना जाता है। मेवाड़ को कई नामों से भी जाना जाता है। जैसे ये क्वेश्चन एसटीसी में नहीं, काफ़ी बार रीट के अंतर्गत भी पूछा गया था कि भाई मेदपाट किसका नाम है, मेवाड़ को किन नामों से जाना जाता है। तो आप लोग ये 3 नाम याद रख लीजिए मेवाड़ के: मेदपाट, प्रागवाट और सिवी जनपद। ये 3 मेवाड़ के प्राचीन नाम हैं। क्लियर? ये 3 नाम मेवाड़ के हैं: मेदपाट, प्रागवाट और सिवी जनपद। ठीक है ना? ये चीज़ आप लोग याद रख लें। जब भी मेवाड़ का इतिहास पढ़ें सबसे पहले उसके प्राचीन नाम याद रखेंगे। अब बात करते हैं मेवाड़ में सबसे पहले आता है गोहिल वंश। गोहिल वंश के बारे में हम विस्तार से बात करेंगे, पूरा एक भी एक कंसेप्ट क्लियर करेंगे, यहाँ पर कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। एग्जाम में बाहर यहाँ से जाएगा ही नहीं भाई, ये बात तो आप लोग कन्फर्म याद रखना, ठीक है। और रेगुलर क्लास लीजिएगा, रेगुलर लीजिए आप लोग। मेरा तो यही कहना है, आप लोग रेगुलर पढ़िए, कम पढ़िए लेकिन रेगुलर पढ़िए। चलिए, सबसे पहले आता है अपना गोहिल वंश। गोहिल वंश की स्थापना की अगर हम बात करते हैं तो भैया कब की गई थी? 566 ईस्वी के अंतर्गत की गई थी। गोहिल वंश की स्थापना सबसे पहले 566 ईस्वी के अंतर्गत की गई थी। लेकिन बात आती है भैया की किसने थी, तो वो याद रखें बप्पा रावल ने की थी। काफ़ी एग्ज़ाम के अंतर्गत बप्पा रावल भी आया था और गोहिल वंश की नींव अगर डाली थी तो वो वास्तविक तरीके से बप्पा रावल ने डाली थी। लेकिन कई कई किताबों के अंतर्गत इसको गोहिलादित्य भी लिखा गया है। गोहिलादित्य भी आंसर माना गया है कई कई किताबों के अंतर्गत। इसलिए वास्तविक तौर से गोहिल वंश की स्थापना बप्पा रावल ने की थी, लेकिन गोहिल वंश के संस्थापक यहाँ पर गोहिलादित्य माने जाते हैं। ठीक है, आपको परीक्षा में इन दोनों ऑप्शनों में से एक ही मिलेगा, दोनों कभी नहीं मिलेंगे। क्लियर? तो देखिए, गोहिल वंश की स्थापना 566 ईस्वी के मध्य अंतर्गत हुई थी और गोहिल वंश की 24 शाखाएं हैं। कितनी हैं? 24 शाखाएं हैं। इनमें मेवाड़ के गोहिल सबसे प्रमुख माने जाते हैं। गोहिल वंश सबसे प्रमुख माना जाता है मेवाड़ का। और आपसे पूछा जाए भैया ये किसके वंशज थे, तो ये सूर्यवंशी हिंदू वंशज थे। गोहिला जो शासक थे वो सूर्यवंशी हिंदू थे, ये आप लोग याद रख लें। अब बात करते हैं गोहिल वंश में सबसे पहले आता है बप्पा रावल। बप्पा रावल आता है। कहानी को अब हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना।
उनके वंशजों की हम शुरुआत करते हैं। तो बप्पा रावल का आप लोग वास्तविक नाम याद रख ले, कौन था? कालभोज। बप्पा रावल का रियल नेम क्या था? कालभोज। ठीक है। और आपसे पूछा जाए कि भैया बप्पा रावल किसके शिष्य थे? किसके शिष्य थे? तो याद रखें, हारित ऋषि के शिष्य थे। हारित ऋषि के शिष्य थे। इनके गुरु का नाम हारित ऋषि था। क्लियर? अब देखिएगा 1734 ईस्वी में मान मौर्य को 1734 ईस्वी में मान मौर्य को हरा करके चित्तौड़ पर बप्पा रावल अपना अधिकार जमा देता है। ठीक है। बप्पा रावल मान मौर्य पर आक्रमण करता है 1734 ईस्वी में और चित्तौड़ पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लेता है और अपनी राजधानी क्या बनाता है? नागदा को अपनी राजधानी बनाता है। सबसे पहले क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा कि सबसे पहले बप्पा रावल ने अपनी राजधानी किसे बनाया था? तो याद रखेंगे, बिल्कुल गलत करके नहीं आएंगे आंसर। उत्तर होगा नागदा उदयपुर। नागदा उदयपुर के अंतर्गत। एक प्रश्न और याद रखें कि भैया सास बहू का मंदिर कहाँ पर स्थित है? यानी सास बहू पूछ ले चाहे सहस्त्र बाहू पूछ ले, आंसर होगा नागदा। सास बहू का मंदिर नागदा उदयपुर में आता है। ठीक है। और नागदा में ही बप्पा रावल ने एक मंदिर का निर्माण करवाया था जिसका नाम था एकलिंग जी का मंदिर। एकलिंग जी के मंदिर की स्थापना भी किसने की थी? बप्पा रावल ने मेवाड़ में की थी। आगे बढ़ते हैं कि मेवाड़ के शासक स्वयं को एकलिंग जी का क्या मानते थे? दीवाना मानते थे। वो अपने आराध्य मानते थे एकलिंग जी भगवान को, इसीलिए उन्होंने मंदिर की स्थापना करवाई थी। दोस्तों, बप्पा रावल मुस्लिम सेना को हराते हुए गजनी तक चला गया। बप्पा रावल ने सभी मुसलमानों को परास्त कर दिया और गजनी तक आक्रमण किया था। वहां तक उनका राज्य का विस्तार हो गया था, गजनी तक। और वहां के राजा थे सलीम। वहां के राजा कौन थे? गजनी के सलीम। उनको क्या किया? हटा दिया और अपने भांजे को वहां का राजा बना दिया। याद रखें कि सबसे पहले उन्होंने गजनी पर आक्रमण करके किसको हराया? सलीम को हराया और वहां का राजा किसे बना दिया था? अपने भांजे को वहां का सम्राट बना दिया, राजा बना दिया। रावलपिंडी की बात करें तो उनका रावलपिंडी जो शहर है वर्तमान में पाकिस्तान में आता है और इस पर बप्पा रावल के नाम से ही जाना जाने लगा। यानी कि रावलपिंडी नाम बप्पा रावल के सम्मानजनक स्थिति के रूप में रखा गया। बप्पा रावल के नाम पर ही रावलपिंडी का नाम रखा गया था। ठीक है। देखिए, सीबी वैद्य ने बप्पा रावल की तुलना, भैया बप्पा रावल की तुलना किससे की है? चार्ल्स मॉर्टेल से की है। किसने की है? ये क्वेश्चन याद रखें, पूछा जा सकता है एग्जाम में। बप्पा रावल की तुलना किससे की गई है? चार्ल्स मॉर्टेल से की गई है। किसने की थी? सीबी वैद्य ने की थी। भैया ये चार्ल्स मॉर्टेल है कौन था? तो फ्रांस का एक कमांडर था। फ्रांस का एक कमांडर था, कमांडर चार्ल्स मॉर्टेल, जिसकी तुलना बप्पा रावल से की गई है और वो सीवी वैद्य के द्वारा कहा गया था। मेवाड़ में सोने के सिक्के भी सबसे पहले प्रारंभ किसने किए थे? बप्पा रावल ने किए थे। और सिक्के का वजन कितना था? 115 ग्रेन। 115 ग्रेन का सिक्का सबसे पहले मेवाड़ में ही बप्पा रावल ने चलाया था। इसको कई उपाधियों के नाम से भी जाना जाता है, यानी इसे कई उपाधियां प्राप्त थी, जैसे हिंदू सूरज। हिंदू सूरज किसे कहा जाता है? मेवाड़ का बप्पा रावल को। राजगुरु, राजगुरु किसे कहा जाता है? बप्पा रावल को। और भैया चकब्बे, यानी चारों दिशाओं को जीतने वाला चकब्बे की उपाधि भी बप्पा रावल को ही दी गई थी। ठीक है, तो ये याद रख ले। उसके बाद में दूसरे आते हैं इस मेवाड़ के शासक अल्लट। कौन आते हैं? अल्लट। ये कौन थे? दूसरे शासक थे मेवाड़ के बप्पा रावल के बाद में।
इनका नाम क्या था? अन्य नाम याद रखें, आलू रावल। आलू रावल, जिन्होंने आहड़ को अपनी दूसरी राजधानी बनाया था। ये वही आलू रावल है, अल्लट जी महोदय, जिन्होंने आहड़ को अपनी दूसरी राजधानी बनाया और उन्होंने आहड़ में एक मंदिर का निर्माण करवाया था, वराह मंदिर। वराह मंदिर का निर्माण कराया, जो भगवान विष्णु जी को समर्पित है। विष्णु जी का मंदिर है, वराह अवतार है भगवान विष्णु का। ठीक है, और उन्होंने इस वराह मंदिर का निर्माण भी आहड़ के अंतर्गत करवाया था। क्लियर? और मेवाड़ में सबसे पहले पूछा जाए कि नौकरशाही की स्थापना किसने की, तो भी उत्तर क्या होगा? अल्लट होगा, आलू रावल होगा। इन्होंने सबसे पहले मेवाड़ में नौकरशाही की स्थापना की थी। अल्लट ने हूण की राजकुमारी हरिया देवी से शादी की थी। भैया उनकी पत्नी का नाम पूछा जाए तो कौन है? हूण की राजकुमारी थी, जिसका नाम क्या था? हरिया देवी। हरिया देवी उनकी पत्नी का नाम था। उसके बाद में आते हैं तीसरे शासक जैत्र सिंह। जैत्र सिंह जी आते हैं और उनका शासन काल रहा था 1213 ईस्वी से लेकर के 1250 ईस्वी तक। ठीक है ना? और उन्होंने इल्तुतमिश से युद्ध लड़ा था। इल्तुतमिश के साथ में उनका युद्ध हुआ था, जिसे हम भूताला का युद्ध कहते हैं। भूताला का युद्ध कहते हैं। याद रखें, एग्जाम में अगर पूछा जाए भैया भूताला का युद्ध किस किस के मध्य हुआ, तो इल्तुतमिश और जैत्र सिंह के मध्य में हुआ, जिसमें जैत्र सिंह की विजय हुई थी। जैत्र सिंह की विजय हुई थी, लेकिन कारण था इसमें एक, इल्तुतमिश की भागती हुई सेना ने नागदा को लूट लिया था। इल्तुतमिश की जब सेना भाग रही थी हार करके, फिर भी उन्होंने नागदा को लूट लिया था। बाद में क्या किया? जीतने के बाद में जैत्र सिंह ने चित्तौड़ को क्या किया? एक नई राजधानी बनाया। जैत्र सिंह ने चित्तौड़ को अपनी नई राजधानी घोषित कर दिया। क्लियर? आपको समझ में आ रहा होगा अच्छी तरीके से, कहानी के तौर पर भी आप लोग याद रख सकते हैं। तो देखिएगा, इस जो भूताला का युद्ध जैत्र सिंह के द्वारा जीता गया था इल्तुतमिश को हरा करके, उस युद्ध की जानकारी आपको कहाँ से मिलती है? हम्मीर मदमर्दन से मिलती है। ये जैत्र सिंह सूरी की एक पुस्तक थी। जयसिंह सूरी के द्वारा एक हम्मीर मदमर्दन पुस्तक का लेखना किया गया, लिखी गई थी पुस्तक हम्मीर मदमर्दन जयसिंह सूरी के द्वारा, अगर पूछा जाए, जिसमें भूताला के युद्ध की क्या मिलती है? विस्तृत जानकारी मिलती है। जैत्र सिंह का शासनकाल मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्णिम काल था। मध्यकालीन मेवाड़ का सबसे स्वर्णिम काल माना जाता है जैत्र सिंह का। ये आप लोग अपनी माइंड में फिक्स कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, याद रखें इस चीज को आप लोग। चलिए अगले शासक की बात करते हैं। अगले शासक आते हैं हमारे रतन सिंह। रतन सिंह शासक आते हैं, ये भी मेवाड़ के ही वंशज थे, गोहिल वंश के ही वंशज थे रतन सिंह। ठीक है, और उनका शासन काल रहा था 1302 ईस्वी से लेकर के 1303 ईस्वी तक, यानी मात्र 1 वर्ष के लिए शासक बने थे रतन सिंह। और उनका छोटा भाई का नाम याद रखें, क्या था? कुंभकर्ण। उनके छोटा भाई का नाम कुंभकर्ण था, जो नेपाल चला गया और वहां पर गोहिल वंश की राणा शाखा का शासन उन्होंने स्थापित कर दिया। नेपाल में जाकर के उन्होंने गोहिल वंश की नींव डाली और नाम रखा राणा शाखा। किन्होंने? कुंभकर्ण ने, जो रतन सिंह के छोटे भाई थे। अब बात करते हैं, हम बढ़ते हैं सीरीज में आगे कि भैया रतन सिंह पर आक्रमण किया था किन्होंने? अलाउद्दीन खिलजी ने, जब वो चित्तौड़ के शासक थे। तो याद रखें, यहां से क्वेश्चन 101% बनता है एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो, क्वेश्चन यहां से काफी बार बनता है। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था और उस समय 1303 ईस्वी में रतन सिंह वहाँ के शासक थे। 1303 ईस्वी में आक्रमण करते हैं अलाउद्दीन खिलजी साहब। उसका कारण था, उस युद्ध का, उस आक्रमण करने का कारण देख लीजिए कि अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी नीति। इसका मतलब
वो अपने राज्य का विस्तार करना चाहते थे। चित्तौड़ का व्यापारिक एवं सामरिक महत्व परचम बहुत ज़्यादा लहरा रहा था चित्तौड़गढ़ का। चित्तौड़गढ़ विश्व विख्यात था उस समय पर, इसलिए अलाउद्दीन खिलजी अफगानिस्तान का शासक था और उन्होंने वहां पर आक्रमण करने की योजना बनाई। तीसरा कारण था कि सुल्तान के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न। ठीक है, प्रतिष्ठा का प्रश्न। ये बात जानते थे अलाउद्दीन खिलजी कि यदि मैं चित्तौड़ पर आक्रमण कर दूंगा तो मैं देश पर अपना राज्य स्थापित आसानी से कर सकता हूं। अगला कारण था कि भैया मेवाड़ का बढ़ता हुआ प्रभाव। मेवाड़ धीरे धीरे सभी राज्यों को अपने राज्य में मिलाता जा रहा था। और सबसे महत्वपूर्ण कारण था अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ पर आक्रमण करने का, वो था भैया रानी पद्मिनी की सुंदरता। रानी पद्मिनी की सुंदरता। ये पद्मिनी रानी राजा रतन सिंह की पत्नी थी जो बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी। ये सबसे बड़ा कारण था उसका। ऐसा मानते हैं कि रानी पद्मिनी इतनी सुंदर थी कि शायद विश्व में कोई ऐसी रानी आज तक पैदा नहीं हुई। और उनके बारे में एक लोकोक्ति प्रसिद्ध है कि गढ़ तो चित्तौड़ बाकी सब गढ़ैया, और रानी तो पद्मिनी बाकी सब गधैया। तो ये पंक्ति आज भी सच होती हुई नजर आती है। ये बात बिल्कुल सही थी कि रानी की पद्मिनी की सुंदरता को देख करके, सुन करके, उसके रहस्य को जान करके अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ पर आक्रमण करता है 1303 ईस्वी के अंतर्गत। ठीक है, अब बात करते हैं हम कि भैया ये रानी जो पद्मिनी थी वो सुंदर तो थी, लेकिन कहाँ की रहने वाली थी, किसकी पुत्री थी? तो देखिए ये सिंघल द्वीप की एक राजकुमारी थी। सिंघल द्वीप की राजकुमारी थी जिसके माता पिता का नाम भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन एक भी बाहर नहीं जाएगा एग्जाम में, बहुत विस्तार से पढ़ रहे हैं हम। कोई भी एग्जाम हो चाहे स्टेट लेवल की जिसमें राजस्थान जी के आता हो, तो पद्मिनी जो थी सिंघल द्वीप श्रीलंका में पड़ता, वहाँ की राजकुमारी थी। गंधर्व सेन उनके पिताजी का नाम था और चंपावती उनकी माताजी का नाम था। याद रख लें पद्मिनी से संबंधित फैक्ट। श्रीलंका सिंघल द्वीप की राजकुमारी, पिता का नाम गंधर्व सेन और माता का नाम चंपावती। अगर अच्छा लग रहा हो हमारा वीडियो तो सभी रेगुलर देखिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अगर आपको नोट चाहिए तो मुझसे संपर्क करके आप लोग कमेंट में लिखकर मांग सकते हैं, मैं आपको फ्री दे दूंगा। ठीक है ना। हर भाई हर बहन से हम सिर्फ यही उम्मीद करते हैं कि आप लोग बेहतर स्टडी के लिए सिर्फ हमारे यूट्यूब चैनल से एक बार पढ़ के दीजिएगा, पढ़ के देखिएगा। 450 नंबर यानी कि हम आपको दिलाएंगे। चलिए अगली बात करते हैं आगे। तो उनके माता पिता का आपको नाम याद रखना है। राघव चेतन नामक ब्राह्मण ने अलाउद्दीन खिलजी को पद्मिनी के बारे में बताया था। अलाउद्दीन खिलजी को इस चीज़ का मालूम कब पड़ा था कि भैया रतन सिंह की पत्नी बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, तो वो बताया था। राघव चेतन एक ब्राह्मण थे, बड़ा गद्दार आदमी था भैया ये राघव चेतन। इन्होंने बताया था पद्मिनी की सुंदरता के बारे में। ठीक है, अब क्वेश्चन ये एग्जाम में आया था काफ़ी बार कि भैया चित्तौड़ का पहला साका कब हुआ था। चित्तौड़ में 3 साके हो चुके हैं अब तक, जिनमें पहला साका आता है हमारा रानी पद्मिनी वाला साका, जो 1303 ईस्वी के अंतर्गत हुआ था, जिसमें रानी पद्मिनी ने 1600 स्त्रियों के साथ में जौहर करके अपना आत्म उत्सर्ग कर दिया। 1600 स्त्रियों के साथ में जौहर कर लिया था उन्होंने 1303 ईस्वी में, जो चित्तौड़ का पहला साका कहलाया। अब पूछा जाए एग्जाम में कि भैया ये साका होता क्या है, पहले इसको भी बता दीजिए। तो साका होता है भैया जौहर और केसरिया दोनों को मिला करके क्या बनता है साका। पहले क्या होता है जौहर होता है, उसके बाद में केसरिया हाथ में झंडी लेकर के लहराई जाती है, वही क्या कहलाता है हमारा
साका कहलाता है। ठीक है ना। अलाउद्दीन खिलजी ने अब क्या किया, चित्तौड़ पर अपना अधिकार कर लिया और वहाँ का नाम बदल करके क्या कर दिया था, चित्तौड़ का खिजराबाद कर दिया। ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि भैया चित्तौड़गढ़ का नाम बदल करके अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, तो वो किया था खिजराबाद। ठीक है, खिजराबाद नाम बदल के कर दिया। और वो नाम किसके नाम पर रखा गया था चित्तौड़गढ़, तो उनके एक बेटे का नाम था खिज्र खां। किनका, अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र था खिज्र खां, उन्हीं के नाम पर चित्तौड़ का नाम रखा गया खिजराबाद। खिज्र खां ने एक बड़ी बहुत काबिलियत अपने जीवन में की थी कि उन्होंने गंभीरी नदी पर एक पुल बनवा दिया। गंभीरी नदी पर पुल किसने बनवाया था, खिज्र खां ने बनवाया था। खिज्र खां ने यहाँ पर एक मकबरे का निर्माण भी करवाया। खिज्र खां ने एक मकबरे का निर्माण करवाया और इस मकबरे को फारसी लेख में अलाउद्दीन खिलजी को धर्म और पवित्रता के लिए बताया गया। इसमें बताया था उन्होंने, फारसी लेख के अंतर्गत जो अलाउद्दीन खिलजी थे, धर्म और पवित्रता के लिए सबसे ज़्यादा पवित्र इंसान यानी कि भगवान का दर्जा उनके पुत्र ने उनको दे दिया। ईश्वर की छाया और संसार का रक्षक बताया गया उसके अंतर्गत। किसमें, उस फारसी लेख के अंतर्गत जहाँ पर मकबरे की स्थापना की गई थी। भाई कौन अपने पिता के बारे में बुरा भला सोचेगा, जिस बाप ने अपने पुत्र के लिए चित्तौड़गढ़ जैसे राज्य को जीत करके उसके नाम पर खिजराबाद बसाया था और वहाँ का शासक बनाया था, भला उस पुत्र का कोई दायित्व नहीं बनता कि वो भी अपने पिता को एक श्रेष्ठ उपाधि के साथ में नवाज करके याददाश्त के रूप में कुछ बनाया जाए। तो उन्होंने मकबरे का निर्माण करवाया और फारसी लेख में लिखवाया कि मेरा पिता धर्म और पवित्रता के रूप में ईश्वर की छाया और संसार के रक्षक के रूप में पूजे जाएंगे। ठीक है, और उनको अवतार बना दिया धर्म और पवित्रता का। समझ में आ रहा है ना अच्छी तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़े दिनों के बाद में चित्तौड़ जो था मालदेव सोनगरा को दे दिया। किन्होंने, खिज्र खां ने मालदेव सोनगरा को दे दिया था। ठीक है ना। और मालदेव सोनगरा को मूछला मालदेव भी कहा जाता है। ये उपनाम उनका याद रखें। मालदेव सोनगरा का दूसरा नाम क्या था, मूछला मालदेव। एग्जाम में क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। तो देखिए, गौरा और बादल, इस ही साके की बात की जा रही है जो चित्तौड़ में साका हुआ था 1303 ईस्वी के अंतर्गत, जिसमें पद्मिनी ने जौहर किया था। उसमें गौरा और बादल उस आक्रमण के समय राजा रतन सिंह के कौन थे, सेनापति थे गौरा और बादल, और इस साके में लड़ते लड़ते शहीद हो गए थे। और अलाउद्दीन खिलजी ने इस चित्तौड़ पर जा आक्रमण किया था। तो इस आक्रमण के दौरान उन्होंने 80,000 लोगों का कत्लेआम किया था। बड़ा भीषण आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने मित्रों। बड़ी, वैसे देखिएगा राजस्थान का हिस्ट्री पढ़ने में बड़ा आनंद तो आता है, लेकिन आप लोग मन से पढ़िएगा, बहुत ही शांत तरीके से पढ़िए, आपको हिस्ट्री चुटकियों में याद हो जाएगी। मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी। मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी जिसका नाम है पद्मावत। और उस पद्मावत पुस्तक के अंतर्गत ये सारा का सारा वृत्तांत अवधी भाषा में लिखा हुआ है। और ये पुस्तक 1540 ईस्वी के अंतर्गत लिखी गई थी। 1540 में लिखी गई थी मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा। पद्मावत याद रख लें। कर्नल जेम्स टॉड, ये कौन है, ये राजस्थान के इतिहासकार हैं। राजस्थान के इतिहासकार हैं कर्नल जेम्स टॉड, घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जाने जाते हैं। कर्नल जेम्स टॉड और मुहनोत नैणसी ने, ये क्वेश्चन काफ़ी बार यहाँ से पूछा गया है
कि भैया मुहनोत जो नैणसी है वो राजस्थान के अबुल फजल के नाम से भी जाने जाते हैं। याद रखें ये क्वेश्चन कि राजस्थान का अबुल फजल किसे कहते हैं? मुहनोत नैणसी को कहते हैं। तो कर्नल जेम्स टॉड और मुहनोत नैणसी ने भी इस कहानी को स्वीकार कर लिया था। किसको? ये जो साका हुआ था ना, इसको। लेकिन सूर्यमल मिश्र ने इनकी जो कहानी बनाई गई थी, इस कहानी से वो असहमत थे, उन्होंने इसको स्वीकार नहीं किया। किन्होंने? सूर्यमल मिश्र ने। क्वेश्चन ये दो यहाँ से बनते हैं। भैया चित्तौड़ की कहानी को सबसे पहले किसने स्वीकार किया? कर्नल जेम्स टॉड और मुहनोत नैणसी ने। लेकिन नकार किसने दिया था? सूर्यमल मिश्र ने। आगे बढ़ते हैं। अमीर खुसरो। अमीर खुसरो की एक पुस्तक है खजाइन उल फतू। खजाइन उल फतू, जिसको क्या बोलते हैं? तारिक ए अलाही के नाम से भी जानते हैं, जिसमें चित्तौड़ के आक्रमण का पूरा विस्तार से वर्णन मिलता है। अमीर खुसरो की पुस्तक थी भैया ये खजाइन उल फतू, जिसको तारिक ए अलाई भी बोलते हैं। यदि आपको कोई परेशानी आ रहा हो मेरे इस फीड के अंतर्गत तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। रावल उपाधि का प्रयोग करने वाला अंतिम राजा कौन था? बताइए। रावल उपाधि का प्रयोग करने वाला सबसे अंतिम शासक कौन था? राजा रतन सिंह। राजा रतन सिंह। गौरा और बादल का बलिदान हमें यह सिखाता है कि जब देश पर आपत्ति पड़े तो प्रत्येक व्यक्ति को अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देना चाहिए और यह अपनी देश की रक्षा में लगा देना चाहिए। गौरा और बादल शहीद हो गए थे उस प्रथम साके के अंतर्गत। अगले शासक आते हैं हमारे राणा हम्मीर। कौन आते हैं? पांचवें शासक राणा हम्मीर, जिनका शासन काल है 1326 से लेकर के 1364 ईस्वी तक। तो भैया राजा रतन सिंह जो थे ना, अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ जीतने के बाद में उन्होंने मालदेव सोनगरा को चित्तौड़ दे दिया था। अब क्या होता है, मालदेव जो सोनगरा थे उनके बेटे बनवीर सोनगरा को हरा करके मेवाड़ का शासक कौन बन गया था? राणा हम्मीर दोबारा से बन गया था। जब मालदेव सोनगरा को ये अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ भेंट में कर दिया था तो मालदेव सोनगरा ने अपने पुत्र को दे दिया था ये चित्तौड़ बनवीर सोनगरा को। लेकिन बनवीर सोनगरा जो थे उतने कुशल शासक नहीं थे और राणा हम्मीर ने उन पर आक्रमण कर दिया और चित्तौड़ को पुनः दोबारा से, मेवाड़ को पुनः दोबारा से जीत करके वहाँ के शासक बन गए। हम्मीर जो था वो सिसोदा गांव का था। कहाँ का था? सिसोदा गांव का था। इसीलिए यहाँ से गोहिल वंश की सिसोदिया शाखा का राज्य शासन प्रारंभ हो जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि भैया सबसे पहले सिसोदिया वंश यानी सिसोदिया जो शाखा थी गोहिल वंश की, उसका प्रारंभ किसने किया था? तो राणा हम्मीर आपका सही जवाब होगा। सिसोदिया गांव की स्थापना अगर पूछी जाए तो वो किसने की थी? राहव ने की थी। राहव ने की थी। हम्मीर ने राणा उपाधि का सबसे पहले प्रयोग किया था अपने नाम के पीछे। उसी दिन से राणा शब्द चलता आ रहा है। राणा हम्मीर ने सबसे पहले राणा शब्द की उपाधि को ग्रहण किया था। और एक क्वेश्चन यहाँ से ये बन गया इंपॉर्टेंट कि भैया मेवाड़ का उद्धारक किसे कहते हैं? हम्मीर को मेवाड़ का उद्धारक कहते हैं। कुंभलगढ़ प्रशस्ति। कुंभलगढ़ प्रशस्ति में हम्मीर को विषम घाटी पंचानन कहा गया है। क्वेश्चन बन गया ना इंपॉर्टेंट यहाँ से कि विषम घाटी पंचानन के नाम से किसे जाना जाता है? हम्मीर को जाना जाता है। किसके अंतर्गत बताया गया था? कुंभलगढ़ प्रशस्ति के अंतर्गत बताया गया था। एक कुंभलगढ़ प्रशस्ति शिलालेख है, उसमें बताया गया है। रसिक प्रिया में, रसिक प्रिया क्या है? एक ग्रंथ है भैया, जिसमें हम्मीर को वीर राजा कहा गया है। रसिक प्रिया ग्रंथ के अंतर्गत हम्मीर को वीर राजा
कहा गया है। हम्मीर ने चित्तौड़ में बखड़ी माता का मंदिर बनवाया। बखड़ी माता, बड़ा अजीब नाम है यार। बखड़ी माता का मंदिर चित्तौड़ में हम्मीर ने बनवाया। और ये जो बखड़ी माता है वो मेवाड़ के गोहिल वंश की इष्ट देवी है। गोहिल वंश की इष्ट देवी है। बाण माता मेवाड़ के गोहिल वंश की कुल देवी है। ये दोनों ही याद रखें भैया। वर्ग जो बखड़ी माता है वो गोहिल वंश की इष्ट देवी है और बाण माता है वो मेवाड़ के गोहिल वंश की कुल देवी है। अगले शासक आते हैं हमारे लाखा, यानी राणा लाखा, जिनका शासन काल है 1382 ईस्वी से लेकर के 1421 तक। ठीक है ना। और इनका दूसरा नाम याद रख ले, लक्ष्य सेन। तो उन्होंने, जो राणा लाखा थे, उनके शासन काल की अगर हम बात करते हैं तो उनके शासन काल में उदयपुर के अंतर्गत जावर में चांदी की खान प्राप्त हुई थी। एग्जाम में प्रश्न कैसे पूछा जाएगा कि भैया चांदी की खान कहाँ है? उदयपुर में, जावर में, पहला क्वेश्चन। दूसरा है कि किसके शासन काल में निकाली गई थी? किसके शासन काल में प्राप्त हुई थी? तो राणा लाखा। ठीक है, ये दोनों याद रख लें। तो जो राणा लाखा के शासन काल में पिछोला झील का निर्माण हुआ था, लेकिन किया किसने था? एक बंजारे थे। ठीक है, एक बंजारे थे। कौन? राणा लाखा के शासनकाल में एक बंजारे ने पिछोला झील का निर्माण करवाया था। जो बंजारे होते हैं ना, घुमक्कड़ प्रजाति के व्यापारी, घुमक्कड़ व्यापारी होते हैं। और इस पिछोला झील के पास में क्या बनाया गया? एक नटनी का चबूतरा। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया यार कि नटनी का चबूतरा कहाँ पर है, तो आप लोग पिछोला झील, बिल्कुल आंख मीच के करके आना है आपको। नटनी का चबूतरा पिछोला झील पर है, उदयपुर में। कुंभाहाड़ा नकली बूंदी की रक्षा करते हुए मारा गया। इसमें कौन? कुंभा। ठीक है, कुंभाहाड़ा जो थे वो नकली बूंदी की रक्षा करते हुए मारे गए। अब देखिए, मेवाड़ और मारवाड़ में संबंध कैसे बनते हैं, यहां से कहानी स्टार्ट होती है। तो मेवाड़ में सबसे पहले आते हैं राणा लाखा। उनके पुत्र थे चूड़ा, जो मारवाड़ का पितामह भीष्म कहलाता है। उन्होंने मारवाड़ के ठीक है, एक थे चूड़ा और उनके पुत्र थे रणमल। याद आ रहा है ना आपको? रणमल। ठीक है, तो यहां से कहानी को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, मारवाड़ के राजा चूड़ा की बेटी, मारवाड़ के शासक कौन थे? चूड़ा, और उनकी बेटी का नाम क्या था? हंसाबाई। की शादी किससे हो गई थी? मेवाड़ के राजा राणा लाखा के साथ में। इस हंसाबाई की शादी किसके साथ में हो गई? राणा लाखा के साथ में। इस समय लाखा के बेटे चूड़ा ने प्रतिज्ञा की कि मैं मेवाड़ का अगला राजा बिल्कुल भी नहीं बनूंगा। कौन थे वो? राणा चूड़ा। और वो जीवन भर कुंवारे रहे, इसलिए उनको मारवाड़ का पितामह भीष्म कहा जाता है। ठीक है, और हंसाबाई के बेटे को मेवाड़ का अगला राजा बनाया जाएगा। उनका एक दूसरा पुत्र था। ठीक है, कौन? रणमल। इसलिए मेवाड़ का भीष्म चूड़ा को कहा जाता है। क्वेश्चन याद रख लीजिए। अब चूड़ा को इस बलिदान के कारण कुछ विशेष अधिकार दिए गए थे। जैसे कौन कौन से थे देखिए। मेवाड़ के 16 प्रथम श्रेणी ठिकानों में से 4 चूड़ा को दे दिए गए, जिनमें सलूम्बर, उदयपुर भी शामिल था। सलूम्बर का सामंत कौन था? मेवाड़ का सेनापति होगा, यानी सलूम्बर जो होगा उसका मेवाड़ का सेनापति वहाँ का सामंत होगा। सलूम्बर का सामंत मेवाड़ के राजा का राज तिलक करेगा। ये कुछ शर्तें रखी गई थी उसमें। राणा की अनुपस्थिति में सलूम्बर का सामंत राजधानी संभालेगा और मेवाड़ के सभी
कागज पत्रों पर राणा के साथ सलूम्बर का सामंत भी हस्ताक्षर करेगा। क्वेश्चन ये आया था, देखिए मेवाड़ के प्रशासन में सलूम्बर का क्या महत्व है? 50 शब्दों में दीजिए, तो आप लोग पूरी कहानी को याद रख लें। हरावल, यह हरावल क्या थी? सेना की अगली टुकड़ी, और चंदावल सेना की पिछली टुकड़ी। ये दो क्वेश्चन आप लोग एक्स्ट्रा याद कर लें, इसी से संबंधित है, मेवाड़ से। हरावल और चंदावल ये उनकी सेना थी। तो उनकी सेना का अगला जो हिस्सा था वो हरावल कहलाता था, और पिछला जो हिस्सा था वो क्या कहलाता था? चंदावल। अब आगे बात करते हैं, अगले वीडियो के अंतर्गत पढ़ाएंगे हम आपको राणा मोकल पढ़ाएंगे दोस्तों, ठीक है। राणा मोकल पढ़ाएंगे, सभी आप लोग देखिएगा 9 बजे। बहुत बढ़िया हिस्ट्री पढ़ेंगे आप लोग, ठीक है। धन्यवाद।